आपको भी इस तरह की कुछ इत्तलात हैं कि $5.5 अरब सेंट्रल बैंक ने जो है वो मार्केट से लिया है, इंटरबैंक से, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ 1.4 ट्रिलियन रुपीस की कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो नोट की गई हैं। तोला साहब, इमरान, ये तो गेम शुरू ही मैंने किया था जब हम किसी एक हमारे फॉरेन क्लाइंट के लिए करेंसी वैल्यूएशन कर रहे थे। हम्म। और उस वक्त जब हमने वैल्यूएशन निकाली तो मेरे हिसाब से 235 रुपए आ रही थी। बट लुकिंग एट दी वल्नरेबिलिटी ऑफ द मार्केट एंड डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म, और थोड़ा सा जो अभी उनसर है हवाला मंडी का, उसको हमने देखते हुए हमने एहतियातन ये कहा था कि 250 रुपए से ऊपर डॉलर नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जब मैंने ये कहा तो वो हमेशा ये होता है कि जी लोग कहते हैं यार लोकल सोर्स है तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। हालांकि जो काम अल्लाह का शुक्र है हमने किया था वो किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए किया था, और अल्लाह का ये भी बहुत बड़ा करम था कि उसकी बड़ी एक्यूरेसी थी। उसको हमने एक वेट भी करवाया था इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट से जो फॉरेन इकोनॉमिस्ट है, उनसे भी हमने वेट करा लिया था। और जब वेट होके आया तो बिल्कुल ये बात क्लियर थी कि 235 से ऊपर का डॉलर नहीं है। और ये एक पूरा इकोनॉमिक मॉडल होता है, ये किसी इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं होती है। हम्म। ये मैथमेटिक इकोनॉमिस्ट भी क्या है यार, मैथमेटिशियंस की थ्योरी से पढ़ के हम भी आते हैं, आप भी आते हो। तो उसमें कोई इतनी बड़ी कोई गीदड़ सिंगी नहीं होती कि इकोनॉमिस्ट जाके सारी काम करेगा। मेरे हम्म। पास ऑफिस में 3-4 इकोनॉमिस्ट मेरे अंडर काम करते हैं, फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं, और एक आध तो शायद आईवी लीग से भी आ गया अब तो व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हमने काम किया। और ये जब आई तो मैं जब कहता था तो लोग मानते नहीं थे। देन व्हाट हैपेंड कि एक न्यूज आई थी, उसमें आया था कि जी स्टेट बैंक ने $2 बिलियन इंटरबैंक से बाई किए। शहबाज राणा साहब की रिपोर्ट थी। हम्म। उस वक्त थोड़ी सी आईब्राउज रेज हुए और उन्होंने लोगों ने कहा कि यार ये तो फिर थोड़ा सा मिटिगेट हो रहा है सारी चीजें। हम्म। उस वक्त मैंने फिर ये कहा कि जी कि अगर देखें ना, आप $2 बिलियन बाई ना करते तो ये जाहिर बात है नीचे आ जाता। और आपको ये याद होगा कि जब केयर टेकर सेटअप की नाअहली से ये हम जो 278 का डॉलर छोड़ के गए थे और 307 रुपए हो गया था अचानक से, आपने देखा होगा। हम्म। और फिर जब एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया और जो बॉर्डर पे इन्होंने कंट्रोल संभाला, उसके बाद डेली 1 रुपया रिवर्स आ जाता था हम्म। और वो 276 पे आ गया था। और ये उसी वक्त की हमने वैल्यूएशन की थी। उस वक्त जब ये 276 पे आया तो मेरा ख्याल है कोई इनको इंस्ट्रक्शंस आई हैं जो मैंने सुना है, कंफर्मेशन नहीं है, कि ये आप बढ़ाएं। उस वक्त आईएमएफ की टीम रिव्यू करने आई थी और रोज का 1-1 रुपया फिर बढ़ना शुरू हो गया और 286 पे आ गया। आपके पास आर्काइव होंगी, आप निकालें, नहीं तो मैं आपको फाइल भेज दूंगा। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जनाब आप। थोड़ा सा मुझे तफसील बताने दें ताकि जी। आपके लोगों को ठीक। पता चले कि इस मुल्क को प्लीज। कैसे लूटा जाता है। प्लीज। इस मुल्क को लूटा जाता है और कोई लूटने वाले को पूछने वाला नहीं है। अगर ये कोई काम सियासतदान या हम में से कोई कहता तो आप उसकी बखिया उधेड़ देते हो, हमारी फैमिलियों के पूरे आप शजर नसब बिगाड़ के रख देते। मगर आप सिर्फ मेरी बात सुन ले तामुल से। प्लीज। फिर जब इसको जब हमने कम किया, जब ये आईएमएफ गई तो थोड़ा कम होना शुरू हो गया और अब 280 पे स्टेबल हो गया। देखिए, आप मुझे ये बात बताएं, जब मैंने ये कहा था कि 235 का है तो चलो घर की मुर्गी दाल बराबर, फिर गोल्डमैन सैक ने दिया उनको कि जी हमारे हिसाब से 224 रुपए का है। हम्म। ऑप्टिमस ने कहा कि हमारे हिसाब से 243 का है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। सबके अपने मॉडल्स हैं, हमारा मॉडल भी है, उनका भी मॉडल है। हमने जब 235 कहा था तो आज ये बात साबित हुई। इसके बाद स्टेट बैंक ने $1.5 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज कंपनी से उठाए और इसके अलावा 1.5 बिलियन $2 बिलियन इंटरबैंक से और उठाए। हाँ। तो जाके ये $5.5 बिलियन ले लिए उन्होंने और अभी मजीद ले रहे हैं। आप इसका इम्पैक्ट निकालें हम्म। तो 40 से 45 रुपए का इम्पैक्ट बनता है। और ये रेटोरिक दिया जाता है कि जी अगर ये स्टेट बैंक ना लेता तो स्टेट बैंक के रिजर्व डिप्लीट हो जाते। हम्म। ओ भाई, आप आगे बहस कर लें। ये हम्म। तो पूरा सिंपल एलसी ओपनिंग का मैकेनिज्म है। दो सोर्सेज से आपके पास आ रहे हैं। एक आपके एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो। दूसरा आपका रेमिटेंस से आ रहा है। तो रेमिटेंस का तो सूखा सूखा पैसा आता है। और आप देखें, रेमिटेंस जो बढ़ रहा है, एक तो सीजन की वजह से बढ़ा और दूसरा इस वजह से बढ़ा कि आप 45 रुपए ऊपर दे रहे हैं बिल्कुल। रेमिटेंस दे रहे हैं। तो अब उसकी इन्फ्लेशन इंपैक्ट हर 10 रुपए पे 2% का आपका डिवेल्युएशन का इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे आता है, हम्म। पास थ्रू।
देखा जाए तो 9% है, मगर मैं इसको टेपर ऑफ करूं, वेटेड एवरेज या मूविंग एवरेज या सिंपल एवरेज ले लूं, तो 4.5% का बनता है। तो 4.5% इन्फ्लेशन आज आपके वेटेड एवरेज और ओवरऑल 9% आपका बिल्टन है सिर्फ एक्सचेंज रेट के डिफरेंशियल की वजह से। ठीक है, ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताएं, 4.5% का 466 रुपए पर परसेंटेज के हिसाब से कितना बनता है? 2,000 अरब। तो ये मेरे टैक्स पेयर का पैसा है सर। और ये जो महंगा डॉलर आप बाई करते हैं, स्टेट बैंक ने 5.5 अगर किया है 45 के हिसाब से, तो ये भी जो जो ऊपर जो बनते हैं 100 200 250 अरब, हाँ, ये भी स्टेट बैंक का प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अमानत है, नॉन नॉन टैक्स रेवेन्यू की हैसियत से। तो भाई आप बट किस वजह से ये कर रहे हैं? अशफाक इसको चोला मैंने साहब, ये समझा। बताइए, जब हम बात करते हैं ना मार्केट बेस्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पॉलिसी जो हम लेकर आए कि मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करेंगी, तो ये तो इससे पहले आया ही इसलिए गया था कि आर्टिफिशियली जो है वो उसको डॉलर को ना रोका जाए उसके ऊपर। ये फिर मैकेनिज्म किधर गया? ये तो इसकी खिलाफ वर्जी हो गई ना पूरी। सर आप मुझे एक बात बताएं, आपके असद उमर साहब थे, तारिक बाजवा और यूनुस दागा, ये टीम थी जो आईएमएफ से एग्रीमेंट करने गई थी हम्म। 2018 में 19 में, और एक चीज मांगी थी कि $2 बिलियन का स्टेबलाइजेशन फंड दे दें, हम क्वार्टर पे एडजस्ट कर दिया करेंगे। तो उनको फ्लैटली रिफ्यूज किया गया था कि वी विल नॉट अलाउ स्टेट बैंक टू सेल द डॉलर्स। हम्म। और फ्री मैकेनिज्म का मतलब क्या है? ना बाय करें ना सेल करें। और अगर बाय करना भी है, देयर इज नो एम्बार्गो ऑन बाइंग, तो ठीक है, जो रेट मुझे मार्केट बेस होना चाहिए वो मैं ले लूंगा। मैं किसी एक सेगमेंट को या किसी की इंस्ट्रक्शन पे मैं क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पीपल ऑफ पाकिस्तान के 250-300 बिलियन को मैं लॉस करूं? ये कहां का इंसाफ है यार? ठीक। अच्छा, अब ये जो रेटरिक आपने कहा कि अब फिर वो डॉलराइजेशन हो जाती है, जो है वो बहुत ज़्यादा डॉलर में कमी हो जाती है, रिजर्व्स कम हो जाते हैं, तो 2019 में इस तरह का शायद एपिसोड हो चुका है ना, तो शायद उसलिए गवर्नमेंट की अप्रोच रही सेंट्रल बैंक की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। आपकी अब एलसी के रूल बने हुए हैं पिछले साल से हम्म। कि आपको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट देना है, खाने पीने की चीजों के अगेंस्ट देना है, आपको मेडिसिन के अगेंस्ट देना है, और बाकी जो चीजों की इंपोर्ट है आप जरा एलसी खुलवा के तो दिखा दें मुझे। ये तो वो पैसा है इन जरूरियात के बाद जो बचा हुआ है, जो स्टेट बैंक ने बाई किया है। हम्म। तो ये पैसा कहीं नहीं जाना था अच्छा, नमन साहब, ये स्टेट बैंक को ही आना था, नीचे रेट पे आना था। लेकिन सर अब क्या होगा? अब आगे किस तरह, अगर यही पॉलिसी कंटिन्यू रही तो फिर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा। अब नहीं, अगर स्टेट और आईएमएफ ऐड अगर करें आती जरा है, इसमें जो रीर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसको भी जरा बताइए कि उसके हिसाब से फिर कहां बन रही है डॉलर की पोजीशन। रियल इज अ वेरी बेसिक कैलकुलेशन, दिस इज एन इंडेक्स बेस्ड ऑन 2010 इंडेक्स। वो बहुत बेसिक है। उस पर अगर कोई कहता है कि मैं प्राइस निकाल के दे दूंगा, तो मैं समझता हूं वो एमको की जन्नत में रह रहा है। रील के ऊपर बहुत सारे और इकोनॉमिक मॉडल्स हम लगाते हैं, हम उसके पूरी एस्टिमेशन लेते हैं, उसके बाद जाके इवैल्यूएशन आती है। उसमें इन्फ्लेशन का पास थ्रू इंपैक्ट आता है, अच्छा उसमें डिजायर्ड चेंज इन रीट आता है, रीर आता है, किस तरीके से उसको चेंज करना है, और क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको चेंज कराते हैं, क्या इक्वेशंस बनती हैं, वो सारी एक डिफरेंट साइंस है। सर, ये मेरे पास इकोनॉमिक वक्त मॉडल है। वक्त वक्त कम है, लेकिन दो चीजें मुझे और पूछनी है आपसे। एक तो ये आज ही की खबर है कि जनाब पेंशन के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, और जो सब्सिडी या इस्तिस्ना है उसको ख़त्म किया जाना है, ये आईएमएफ की तरफ से आया है, और तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर मजीद बोझ डालने की बात हो रही है। क्या आप समझ रहे हैं कि अब कुछ बचा है पाकिस्तान में? तनख्वाहदार अब चलें, कारोबारी तबके को तो आप पकड़ें, लेकिन तनख्वाहदार के पास कुछ बचा है अब देने के लिए? ये बहुत बड़ा जुल्म किया जाएगा, मैं आपको रिकॉर्ड पे कहता हूँ। देखिए, आपके पास टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट मेरी वाली मौजूद है, आप पढ़ लें, उसमें सब चीजें मौजूद है। आप 1.3 ट्रिलियन की बात करें, 2.5 ट्रिलियन का तो टैक्स हम पिछले साल दे के आए थे इनको, कि आप ये लगाते सब कुछ हो जाएगा। बट आपको एग्रीकल्चर पे नहीं लगाना या रेस्टलाइज नहीं करना, आप सूबों की आड़ में उसको छुपा के रखें। आपको दुकानदारों पे वो स्कीम लानी है जो आपको पता है कि फेल हो जाएगी, तो आप चाहते ही नहीं थे। और ये 6 महीने या 7 महीने जो केयर टेकर सेटअप में जाया किए, ये अपनी पता नहीं कोई 1.5 इंच की मस्जिद और बनाने के चक्रों में रह गए थे,
कि जी नए टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो तो उन्होंने जाया किया और वो रिपोर्ट तैयार थी, हमने तो कहा था आप इम्पोर्ट आप खुद तौर पे कर लें, हमें नहीं चाहिए। मगर आज भी हम अगर उसी पीछे दौड़ेंगे तो मुझे नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज आप आईएमएफ की सारी बात माने, पेंशन पे बिल्कुल टैक्स होना चाहिए। जो एक अर्निंग है, एक अर्निंग के लेवल से ऊपर जिसका भी टैक्स बनता है वो सब दें। ठीक। आपके हिस्से का टैक्स मैं ना दूं, मेरे हिस्से का टैक्स आपको नहीं देना चाहिए। और ये दूसरी ताजिर ताजिर सर, ये ताजिर दोस्त, ये जो स्कीम थी अल्टीमेट बात फेलियर, बुरी तरीके ये से फेल हुई। तो होनी थी। मैं तो डे वन से कह रहा हूं, आप मेरा मीडिया रिकॉर्ड उठा के देख लें भाई। हाँ। आप मुझे एक बात बताएं ना, आज आप आईएमएफ की हर बात माने, अगर आईएमएफ ने कल कह दिया कि इंपोर्ट खोल दो, तो क्या $54 बिलियन की जो एस्टिमेटेड इंपोर्ट है, आप $81 बिलियन की खोल सकते हो? आपके पास इतना डॉलर है तो फिर तो आपका $400 नहीं मिलेगा। सही। व्हाट आई एम सेइंग, आईएमएफ से भी आप बिल्कुल तरीके से नेगोशिएट करें। वी ओके। नीड, बट वी डोंट नीड डेयरली।